इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। तिलक लगाया हुआ ये व्यक्ति वही है जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री को इन तस्वीरों में गुलदस्ता देते हुए दिख रहा है। और इस तस्वीर में जो महिला है, इन दोनों के बीच वर्षों का संबंध रहा है, मगर अब ये लोग खबरों में इसलिए आ गए हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने जो कारनामा किया है वो बड़ा जघन्य है। और वो तो है, लेकिन इस व्यक्ति की पहचान को छुपाने के लिए गोदी मीडिया और एक बड़ी न्यूज एजेंसी किस तरीके का खेल कर रही है वो देखना बड़ा दिलचस्प। आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि इसने ज्यादा गलत काम किया है या फिर अब मीडिया वाले ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने इसकी कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं, उन सभी तस्वीरों को आपके सामने रखा जाएगा और मीडिया जो छुपा रहा है वो भी आपको अच्छे से दिखाएंगे। उधर कश्मीर को लेकर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता कुछ अलग ही दावा करते हैं, लेकिन कश्मीरियों के साथ एक और नया कांड हो गया है, उस पर भी बात करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने मोदी सरकार के बहुत सारे कारनामों को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठाए। मीडिया से लेकर चुनाव आयोग तथा अनुच्छेद 370 तक उन्होंने सारी बखिया उधेड़ दी है। मोदी सरकार देश के साथ क्या क्या कर रही है, पूरा कच्चा चिट्ठा इन्होंने खोल दिया है। एकदम आसान भाषा में पूरी बात आपको बताएंगे। खासकर चुनाव आयोग को लेकर जो बातें इन्होंने कही हैं वो बड़ी चिंतनीय है। और अंत में बात करेंगे इन दोनों की, एक है मैडम लियाकत और दूसरे हैं भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय। हालांकि बहुत सारे लोग इन्हें झूठ की फैक्ट्री का मालिक भी कहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जो बता रहा है कि अमित मालवीय की नौकरी खतरे में पड़ सकती है और कंपटीशन दे रही है रूबिका लियाकत। कैसे दे रही हैं आगे देखेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टंड से। सबसे पहले रामराज्य की राजधानी लखनऊ में यूपी के अलग अलग जिलों से आकर रो रहे बिलख रहे इन नौजवानों की तस्वीरों को देख लीजिए। ये बेचारे हाथ जोड़कर वहां के मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ न्याय कर दीजिए। हाथ जुड़े हुए ये नौजवान विनती कर रहे हैं कि हमारा समाज आजीवन आपका ऋणी रहेगा, हम आपका पांव धोकर पिएंगे, आप महाराज हैं, हमारे साथ न्याय करिए, हम आपकी प्रजा हैं। ये नौजवान ये भी कह रहा है कि हम पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि आप हमसे रोज नहीं मिल सकते, लेकिन कम से कम एक बार तो मिल लीजिए। हमारे घर वाले बहुत दुखी हैं, एक टाइम खाना नहीं बनता, परिवार के लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित भी हैं। ये नौजवान ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने गांव का इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं जिसने बीएड किया है, जब मुझे नौकरी मिली तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था, उसे मातम में मत बदलिए। इतना कहने के बाद ये नौजवान खड़े रहने की स्थिति में नहीं रहता है, रोते बिलखते हुए जमीन पर बैठ जाता है। साथी चुप करवाते हैं। आप भी अपनी स्क्रीन पर इस नौजवान की आंखों से टपक रहे आंसुओं को देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के वो नौजवान हैं जो साल 2018 में आई हुई शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों के चलते आज तक अटके पड़े हैं। आरक्षण देने में गड़बड़ी होने की वजह से इन्हें आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। उसी उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, इतने दुखी हैं कि जनता के नौकर को राजा बता रहे हैं और खुद को प्रजा कह रहे हैं। लेकिन असल समस्या तो यहीं पर है कि जब मालिक को यह मालूम ही ना हो कि वो मालिक है तो फिर नौकरवा सर पे चढ़ के डांस करने लगता है, और जैसे कि आज की सत्ता तमाम राज्यों की सत्ता और केंद्र की सरकार कर रही है। इसके अलावा जो इन नौजवानों का अधिकार है उसे मांगते हुए ये न्याय देने की गुहार लगा रहे हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ आरक्षण घोटाले का मामला ही नहीं है, बल्कि गलत प्रश्नों का मसला भी अभी तक हल नहीं हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक नौजवानों की जीत हुई, इसके बावजूद यूपी के अधिकारी इस कदर लंठई पर उतारू हो चुके हैं कि किसी का दुख दर्द, किसी की समस्या उनके कानों तक नहीं पहुंचती है। यदि बेरोजगार नौजवान मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगते हैं तो लाठियां पीटकर उन्हें बुरी तरह से धो दिया जाता है। बताया जाता है कि जो काम कुछ घंटे का है वो तथाकथित रामराज्य में कई साल से लटका हुआ है। सवाल यह भी है कि गुहार लगाने से देश के बेरोजगारी की बात कोई सुनता नहीं है। पिछले दिनों ऐसे ही बात बोलते हुए नीलम नाम की एक महिला संसद के बाहर गिरफ्तार की गई, धुआं उड़ाते हुए पकड़ा गया था। ये लोग अधिकारियों और नेताओं के पास जाएं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, आवाज बुलंद करने की कोशिश करें तो लाठी मिलती है, मीडिया में इनकी बातें दिखाई नहीं जाती, और फिर इन सब के बाद ये करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। और कोई हिम्मत करके भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए संसद में धुआं उड़ा दे तो आतंकवाद की धाराएं लग जाती हैं, पूरे परिवार को उठा लिया जाता है। हालांकि हम किसी भी रूप में इस कृत्य का समर्थन नहीं करते, मगर सवाल यह है कि युवाओं के सामने रास्ता क्या है। पहला मामला तो यह है कि सरकारें नौकरी देने में असफल हैं, सबको नहीं दी जा सकती, यह बात सच है, लेकिन जितनों को देना है कम से कम उन्हें तो टाइम पर दे दो। उन्हें सड़क पर क्यों लाठियां बजाई जा रही हैं उनके ऊपर? सोच कर देखिए, 2018 की भर्ती 2023 में नौजवानों को रुला रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन नौजवानों की आंखों में आंख डालकर रामराज्य और विश्वगुरु की घोषणा कर सकते हैं? हालांकि कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांटकर देश को विकसित भारत बताया जा सकता है तब फिर कुछ भी मुमकिन है। वैसे एक सवाल और है, कुछ सप्ताह बाद उसी उत्तर प्रदेश में मंदिर वाला कार्यक्रम होना है। इन नौजवानों को मंदिर की खुशी मनानी चाहिए, पता नहीं कहीं नौकरी रोजगार को लेकर पड़े हुए हैं। लखनऊ का ही एक और मामला सुन लीजिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोदी सरकार के बारे में क्या क्या बातें कही हैं उस पर आएंगे। आप पूरे देश के किसी भी भाजपा
समर्थक से बात कर लीजिए और पूछिए कि भाजपा सरकार का कोई काम बताओ, तो सबसे पहले वो 370 को याद दिलाता है। भले ही उसको 370 का कुछ मतलब ना पता हो, एबीसीडी कुछ भी मालूम ना हो, लेकिन गिनवा जरूर देगा। लेकिन गोदी मीडिया, IT सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने रटवा जरूर दिया है कि 370 है काम में। उधर देश के प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जम्मू कश्मीर में 370 दोबारा लागू करवा दे। शायद उन्हें भी ये मालूम है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा भक्तों के दिमाग में कितनी बात घुसाई गई है, इसीलिए उतना ही बोलते हैं। यदि ऐसा न होता तो यह बात पूरी तरह से गलत है कि 370 हटा दिया गया है, क्योंकि यदि 370 ना होता तो 370 के ही कुछ क्लास को हटाना मुश्किल था। बहरहाल भाजपा सरकारों का कश्मीरियों के प्रति प्रेम दिखाते हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सड़क के किनारे ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले कश्मीर के लोगों को इस तरीके से पकड़कर गाड़ियों में ठूस ठूस कर झापड़ मारते हुए पकड़ा गया है। इनके ड्राई फ्रूट्स को सड़कों पर फेंक दिया गया। ये लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। यह भी बताया गया कि ये VIP रूट के लिए सड़क किनारे की जगह खाली करवाई जा रही थी। तो इसे लेकर एक सवाल हर व्यक्ति के मन में उठना चाहिए कि वो कौन सा VIP लोग हैं जो सड़क किनारे ड्राई फ्रूट्स बेच रहे नौजवानों को नहीं देख सकते। आप जिस भी नेता से मिल लीजिए, वो यही दावा करता है कि वो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसे जमीन की हकीकत तो मालूम ही होगी। इसके अलावा यदि मामला सुरक्षा का है तो फिर नेताओं को हेलीकॉप्टर की सुविधा लेनी चाहिए। एक VIP को शहर के एक कोने से दूसरे कोने ले जाने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जितना खर्चा होता है, जितना नुकसान होता है, जितने लोगों का नुकसान होता है, शायद उससे कम खर्चे में, सस्ते में हेलीकॉप्टर का किराया हो जाएगा। यह अलग बात है कि लोगों के सामने भौकाल टाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। और यह मामला किसी एक पार्टी की सरकार का नहीं है। नेताओं के काफिले की वजह से आए दिन देश के लाखों लोगों को परेशानियां होती हैं, झेलनी पड़ती हैं। यही इस देश की हकीकत है। बाकी कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट करने की, उन्हें परेशान करने की, उन पर संदेह करने की तमाम खबरें देश के अलग अलग हिस्सों से आती रहती हैं। उनके प्रति प्रेम खाली नेताओं के भाषणों में नजर आता है। ये नौजवान कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी तर्क देंगे कि तो क्या सबको सड़क पर कब्जा करके दुकान लगाने की अनुमति दे दी जाए? बिल्कुल नहीं। कब्जा करने की अनुमति कौन मांग रहा है, लेकिन उसका कोई रास्ता तो निकाला जाना चाहिए, या फिर उनका सामान सड़क पर उठाकर फेंक दिया जाना चाहिए। और फिर झापड़ मारते हुए क्या गाड़ियों में भरकर ले जाना उन कश्मीरी नौजवानों के अधिकारों का हनन नहीं है? इस देश में संविधान है और संविधान पूरे देश में कहीं भी कोई भी रोजगार करने का अधिकार देता है। यह अलग बात है कि मनबढ़ सरकारें कोई भी फैसला कर लेती हैं। उधर देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में हुई धुआंबाजी की घटना पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि इस मामले पर बहस की नहीं बल्कि जांच की जरूरत है और जांच चल रही है। क्या गजब का जवाब दिया गया है। यदि किसी मामले पर बहस की जरूरत है ही नहीं तो फिर बंद करो संसद, लगाओ ताला। क्यों हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उस पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत थी, जब उसमें बहस ही नहीं करनी है? सरकार को किसी सवाल का जवाब ही नहीं देना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री एक सीधे से कारण से इस बहस से भाग रहे हैं, क्योंकि 13 दिसंबर को लोकसभा में घुसने वाले आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद करने वाले भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे। यानी अपना सांसद सवालों में न घिर जाए, उस पर कार्रवाई न करनी पड़ जाए। क्या इसलिए प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रहे हैं? आइए अब पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं उसे जान लेते हैं, उसके बाद इस मामले पर आएंगे। पिछले कुछ सालों में आप लगातार देख रहे हैं कि जो भी स्वतंत्र मीडिया संस्थान हैं उन सब पर बारी बारी से छापेमारियों का सिलसिला चल रहा है। लगातार यह आरोप लगता है कि चूंकि उनकी रिपोर्ट सरकारों को पसंद नहीं आती, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि मीडिया में सिर्फ उनके ही सवाल किए जाएं, उनके हित के सवाल किए जाएं। पत्रकार पूछें कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप पर्स रखते हैं कि नहीं, इसी तरह के सवाल सरकार चाहती है। पूर्व जस्टिस नरीमन ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए सबसे पहले BBC को याद किया और कहा कि इसी साल के शुरुआत में BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, वो गुजरात वाली, इसे तुरंत बैन कर दिया गया और इसके बाद BBC के दफ्तरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। लक्ष्य था BBC को परेशान करना। मीडिया पर हो रहे हमलों को लेकर जस्टिस नरीमन ने कहा कि अदालतों को कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए। जैसे ही मीडिया पर कोई हमला होता है, अदालतों को इसे तुरंत रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए। और यदि ऐसा पता चलता है कि कुछ स्वतंत्र रिपोर्टिंग के कारण छापेमारी हो रही हैं, तो केवल इसी को कारण मानते हुए ही टैक्स की छापेमारी को अवैध और असंवैधानिक बताया जाना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप मीडिया और इस देश की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा आप समाप्त हो जाएंगे। मीडिया प्रहरी है और यदि हमारा प्रहरी मारा जाता है तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हाल ही में राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विधेयक पारित किया गया। इस पर जस्टिस नरीमन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस विधेयक को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में
में डालता है ये। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये देखना होगा कि ये विधेयक कैसे अधिनियम बनाता है और मुझे यकीन है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मेरे अनुसार इसे मनमाना कानून मानकर तत्काल रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। इस मामले पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तब इसे रद्द कर दिया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में होगा, जिसे मैं साफ साफ देख सकता हूं। जस्टिस नरीमन ने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार जो व्यवस्था बनाने जा रही है वो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा, क्योंकि यदि चुनाव आयोग का मुखिया ही निष्पक्ष नहीं होगा तो फिर चुनाव के निष्पक्ष होने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। और यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं तो फिर काहे का लोकतंत्र। वैसे भी हमारे देश में पिछले कुछ सालों में चुनाव को लेकर हजारों सवाल उठ रहे हैं। 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे चुनाव को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर ही 15,000 से अधिक शिकायतें चुनाव आयोग के पोर्टल पर पड़ी रही। आरोप लगा कि उनका निवारण किए बिना ही चुनाव आयोग ने रिजल्ट घोषित कर दिया और जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने रख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो निकल कर आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन जिस वक्त में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हो, उसी वक्त में सरकार द्वारा चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर ही इतना बड़ा झोलझाल यदि किया जाएगा तो फिर नाम का लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। जी हां, काम का तो छोड़िए, अब नाम का लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका से अलग रखना चाहिए, लेकिन यहां तो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर कार्यपालिका का कब्जा होने जा रहा है, और कार्यपालिका भी नहीं, यहां पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री का ही कब्जा होने जा रहा है। एक बात और सुन लीजिए, अभी 3 राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत कर आई है। वहां पर जो भी बड़े चेहरे थे सबको किनारे लगा दिया गया, नए नए और गैर अनुभवी लोगों को पद पर बिठाया गया है। राजस्थान में तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो पहली बार विधायक बने। अब ऐसे व्यक्तियों को बड़े बड़े पदों पर क्यों बिठाया जा रहा है? कहीं ना कहीं यह वो आरोप सिद्ध होते हुए नजर आते हैं कि जी हुजूरी करने वाला चाहिए, सवाल करने वाला नहीं, आंख में आंख डालकर बात करने वाला नहीं। ऐसा व्यक्ति चाहिए कि दिल्ली में फैसला हो और अपने राज्य में बैठकर खाली साइन कर दे, काम हो जाए और अपने पद का मजा लेता रहे। कहा जाता है कि यदि किसी नाकाबिल व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए तो वो हमेशा आपके एहसानों तले दबा रहता है, आप उससे जो चाहें वो करवा सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और भी है, चुनाव के बाद जिस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है वो अपने विधायकों की मीटिंग करवाता है, विधायक दल की मीटिंग, और सारे विधायक मिलकर अपना नेता चुनते हैं, वही नेता मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन भाजपा के मामले में कहानी दूसरी है। विधायक अपने आप में जो भी सोचते हो, यहां ऊपर से एक पर्ची आती है और उस पर्ची के खुलते ही ऐसा नाम निकलता है कि विधायक से लेकर पर्ची खोलने वाले तक सबकी हवाइयां उड़ जाती हैं। तो फिर जब पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र नहीं है तो फिर लोकतंत्र देश में कैसे बर्दाश्त होगा? यानी अब सीधे सीधे चुनाव आयोग पर खुल्लम खुल्ला कब्जे की तैयारी हो चुकी है। लोकतंत्र की अम्मा और मोटी होने जा रही है। ताली बजाने के लिए तैयार रहिए। उधर 370 के मामले पर भी जस्टिस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही आश्चर्य प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला परेशान करने वाला है और भारतीय संघवाद पर बड़े पैमाने पर असर डालने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जम्मू कश्मीर के मामले में कह दिया कि उस राज्य को जिस तरीके से केंद्र शासित बनाया गया उस मामले पर हम कुछ नहीं कहेंगे। जस्टिस नरीमन ने कहा है कि पहले तो केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस असंवैधानिक कृत्य पर निर्णय न लेकर इसे जारी रखने का रास्ता खोल दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं हरी झंडी दे दी है कि जब चाहे जिस भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का एक नियम होता है, एक समय काल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में सालों से लगातार राष्ट्रपति शासन चल रहा है। यह कहीं ना कहीं संघवाद पर हमले जैसा है। आइए अब महाराष्ट्र की इस दिलचस्प घटना को देख लीजिए। यह है अश्वजीत गायकवाड़ और साथ में है प्रिया सिंह। प्रिया सिंह के अनुसार इन दोनों के बीच पिछले 4.5 सालों का संबंध रहा। प्रिया सिंह को अश्वजीत ने धोखे में रखा था। यह नहीं बताया था कि उसकी पहले से शादी हो चुकी है। बाद में उसने यह कहा कि मैं पत्नी के साथ नहीं रहता हूं, अलग हो चुका हूं। लेकिन एक दिन अचानक प्रिया उनसे मिलने पहुंच गई। अश्वजीत अपनी पत्नी के साथ था। इसे लेकर इन दोनों के बीच कहासुनी होती है और फिर अश्वजीत प्रिया सिंह के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है। इसका चुनाव चिन्ह है, ध्यान से देख लीजिए। अब सारी बात समझ में आ गई होगी कि क्यों एएनआई ने आरोपी का नाम नहीं लिखा है। अश्वजीत गायकवाड़ के ट्विटर हैंडल पर लिखा है भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष थाने डिवीजन, और बची खुची कहानी इस खबर में आपको दिख जाएगी, जहां अश्वजीत महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता देता हुआ दिख रहा है। यही खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने भी अपनी वेबसाइट पर डाली है और बताया है कि एसआईटी इस मामले की जांच करेगी, जहां पर एक बड़े अधिकारी के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास किया। यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े और नामचीन न्यूज पोर्टल को इतना पता चल गया कि
अश्वजीत एक बड़े अधिकारी का बेटा है, लेकिन यह पता नहीं चला कि वो भाजपा युवा मोर्चा का एरिया अध्यक्ष है। यानी अश्वजीत जाए तो जाए, भाजपा का नाम खराब नहीं होना चाहिए। मगर थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, यदि यही अश्वजीत किसी और पार्टी से जुड़ा होता या फिर किसी खास धर्म का होता तो आज पूरे देश का गोदी मीडिया और तमाम भाजपा नेता उसी पार्टी को जमकर कोस रहे होते और विशेष धर्म को पूरी तरह से आतंकवाद में लिप्त और महिलाओं के खिलाफ लव जिहाद से लेकर पता नहीं कौन कौन सा एंगल बना देते, सारा एंगल बना देते। यही हाल यूपी के भाजपा विधायक राम दुलारे गौड़ के साथ भी किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने साल 2014 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था और कई बार किया था, और भी बहुत सारी जघन्य घटनाएं इसने परिवार वालों के साथ किया। कोर्ट ने इसे 25 साल की सजा सुनाई है, 10 लाख का जुर्माना लगाया है। मगर गोदी मीडिया में कहीं भी इस मामले पर कोई चर्चा नहीं सुनेंगे आप, कोई बहस नहीं हो रही है। और यही मामला यदि विपक्षी दल से जुड़ा होता तो फिर गोदी मीडिया के लपटझंडिस स्टूडियो में कूद कूद के टाइल्स तोड़ देते। आइए अब रूबिका लियाकत और अमित मालवीय की बात कर लेते हैं। इन दोनों ट्वीट्स को जरा ध्यान से देखिए। दोनों ने किसी अखबार में छपे पीएम मोदी के साक्षात्कार को शेयर किया है। अब यह मत पूछिएगा कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, पत्रकारों के सवाल लेने की हिम्मत तो जुटा नहीं पाते, तो एक तरफा बात छपवा देते हैं, जो मन में आता है वही छपवा दिया जाता है। और इंटरव्यू देंगे भी तो गोदी मीडिया के लपटझंडिसों को देंगे। जैसे कि यही मैडम एक वक्त में पूछ रही थी कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं। अब रूबिका ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री का साक्षात्कार, राम मंदिर, इंडिया गठबंधन, विधानसभा चुनाव में जीत से लेकर आर्टिकल 370 तक हर सवाल का जवाब। और इस तस्वीर को शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा है, मोदी की गारंटी यानी नीति, नियत, नेतृत्व और ट्रैक रिकॉर्ड। अब इन दोनों को एक साथ पढ़कर बताइए बीजेपी के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, अमित मालवीय या रूबिका लियाकत। अब इस मामले पर लोग कह रहे हैं कि मालवीय जी जरा मेहनत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पद लियाकत लेके चले जाएं, क्योंकि भाजपा में कभी भी किसी को भी कुछ भी मिल सकता है और बड़े बड़े मठाधीशों को किनारे लगाया जा सकता है, कुछ भी मुमकिन है। बहरहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।